हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निधि और अब आप सभी का वेलकम है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। और हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था आज से कुछ दिन पहले सेल चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। क्यों बोला मैंने? क्योंकि मुझे लगता है इसकी ज़्यादातर चीज़ें 11th के अंदर दे रखी हैं और मैं इन सभी चीज़ों से आपको दूर नहीं रखना चाहती। मैं आज जो आपको पढ़ाने वाली हूँ और जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ वो बिल्कुल भी आपको लेवल के बीच में आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या साथ ही साथ किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो जितना मैं आपको सेल वाले टॉपिक के अंदर समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, उतना ही आपके टॉपिक के अंदर आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे थम्स अप करके ये बता दीजिए कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि बिल्कुल एनर्जी आपकी कैसी है, हाई है, लो है, कैसी एनर्जी है आप सभी की। क्या आपको जो पहला लेक्चर मैंने जो बताया वो आपको सबको समझ में आया या नहीं? मैंने आप सभी के फीडबैक पढ़े, मुझे ऐसा लगा कि आपको सबसे ज़्यादा जो नीड है इस समय वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें समझ में आपको ज़्यादा डिटेल में आती हैं। कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, थ्योरी से समझ लेते हैं कि ठीक है मैम ने ये पढ़ाया, ये चीज़ को मैंने रट लिया, इससे मैंने क्वेश्चन कर लिया। बट कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से सीखते हैं। किससे बेटा? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से सीखते हैं। तो इसीलिए मेरा ऐसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आपको अब स्टार्ट कर देने चाहिए। साथ ही साथ आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर भी आई हूं आप सभी के लिए, जिनको मैं अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगी, बट फिर भी अपनी साइड से आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स के सभी के कराने पॉसिबल नहीं है। उन क्वेश्चंस को जरूर कराया जा सकता है या तो जो आ चुके हैं या जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैमिलियर करा दूं आपके फेवरेट टॉपिक से, सेल के। ज़्यादातर ऐसा लोगों को लगता है कि सेल के अंदर तो क्या ही पढ़ना होगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेल के अंदर थोड़ा नहीं बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या चीज़ों के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले एज यूजुअल मेरी क्लास का फॉर्मेट हमेशा से यही रहने वाला है कि आपको थोड़ा सा मिलेगा रिकैप। मतलब अगर आपने पीछे वाली क्लास छोड़ दी है तो अब आप इस क्लास में एकदम से आ गए हैं बीच में, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप सुनेंगे, ठीक है? क्या रिकैप से सबको समझ में आ जाएगा? अगर ऐसा होता तो लेक्चर बनी ही क्यों होता, ठीक है? मतलब अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपके मैथ ज़्यादा दिमाग में चल रही है, इंग्लिश ज़्यादा चल रही है, तो थोड़ा सा बायो के कंसेप्ट में मैं आपको यहाँ पे ले आऊँगी रिकैप में। सेकंड है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आप अपने मन से लगाएंगे नहीं, पर हम तो लगवाएंगे आपको, ठीक है? तीसरा आपके लिए कुछ सेल के कंपोनेंट्स। बेसिकली हमने सेल के बारे में डील तो किया ही था कि सेल हमने कुछ कंपोनेंट सीख भी लिए थे कि कुछ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ न्यूक्लियस। याद आ रहा है? बताइए, याद कर पा रहे हैं क्या इस टाइम पर? ठीक है। उसके बाद मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मैंने जरूर मेंशन कर रखी हैं, बट मैं आपको ये कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। और ये कैसे पढ़ा चुकी हूँ, बस उसका ब्रॉड वर्जन मुझे आज आपको डिटेल के अंदर समझाते हुए चलना है, ठीक है? और उसके बाद सेल वॉल पढ़ाएंगे, फिर लास्ट आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पहले पढ़ेंगे, सेल वॉल हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ध्यान देंगे। क्यों देंगे, बाद में भी रीजन बता दूंगी। थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता दूं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि दोनों की ही एक स्पेशलिटी है, मतलब कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसी है, इसलिए दोनों को ही आपको बहुत ध्यान से सीखना है। बट मेरी मानिए, सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है? सेवंथ पे हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा कुछ सीखेंगे, और लास्टली हम न्यूक्लियस के बारे में। मैम इतना सब कुछ पढ़ना है? देखो, ये मैंने डिसाइड किया है। अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता है तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि हम डिटेलिंग में पढ़ें। क्या करना है बेटा? डिटेलिंग में पढ़ें, ठीक है? चलो आओ भाई। तो जितने लोग भी कॉपी पेन नहीं उठाए हैं तो प्लीज़ पहले तो अपनी कॉपी पेन उठा के ले आइए, ठीक है? कहीं किसी कोने के अंदर डाल दी थी उस लेक्चर के बाद तो प्लीज़ ले आइए, ठीक है? हाँ या ना, हाँ या ना बताइए। उस दिन मैंने आप सभी से स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर के बारे में कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, विटेकर साहब था। और किस ईयर के अंदर, 1969 के अंदर उन्होंने उसको 5 में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंदर 5 के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक सेकंड, मेरी आंख में कुछ चला गया है। जी हाँ, तो वो क्या कर दिया था, 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। और जिसके अंदर मैंने आपको ये समझाया भी था, एक था मोनेरा,
एक था क्या बेटा, प्लीज आप अपनी अपनी कॉपी के अंदर ये जरूर मेंशन करते चलिए, मोनेरा। दूसरा आपका क्या था, प्रोटेस्टा। दूसरा क्या था आपके पास, प्रोटेस्टा। तीसरा आपके पास क्या था, फंजाई। और फोर्थ आपके पास था प्लांटे। देन आपको क्या मिला था बेटा, एनीमेलिया। क्या मिला था बेटा, एनीमेलिया। ये सब चीजें हमें किसने बताई, ये सब चीजें हमें किसने बताई कि इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इन 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके साइंटिस्ट का नाम ही मैंने उस दिन आपको शायद बताया था, जिसका नाम है, यहाँ पे आपको लिख के भी चलना है, विटेकर साहब। क्या था, विटेकर जी, ठीक है, विटेकर। और ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1969, ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1969, ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1969। जब हम आगे की तरफ मूव करे थे तो मैंने आपको एक टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिटेलिंग दी थी। किसके बारे में बेटा, टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मैंने आपको क्या किया था, मेंशन किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल बना लेना है। और आपको मैंने उस दिन बताया था कि सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है, सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है, सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है, हाँ हाँ। और याद करो उसको हमने क्या कहा था उस समय, न्यूक्लियस कहा था। क्या कहा था बेटा, न्यूक्लियस कहा था। क्या कहा था बेटा, न्यूक्लियस कहा था। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे थे, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल पा रहे थे। बताइए क्या आपको ये बात याद आ पा रही है, क्या आपको ये बात याद आ रही है, हाँ या ना। अगर आपको ये बात याद आ रही है तो चैट के अंदर प्लीज आप अपनी तरफ से फायर इमोजी लगा सकते हैं। ये जो आउटर कवरिंग थी इसी को मैंने वहां पर क्या बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलिए क्या बोला था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो मैंने इसको बोला था, क्या बोला था इसको, न्यूक्लियस। क्या बोला था बेटा, न्यूक्लियस। क्या बोला था, न्यूक्लियस। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पड़ रखा है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैंने आपको वहां पे क्या मेंशन किया था, डीएनए। क्या मेंशन किया था, डीएनए। क्या हो सकता है, डीएनए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा डीएनए ही मिले, हो भी सकता है डीएनए भी हो और इसके साथ आरएनए भी हो, क्या हो, कुछ भी हो। मतलब डीएनए भी पॉसिबल है और आरएनए भी पॉसिबल है। और दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, दोनों को कलेक्टिवली हम दोनों क्या कहते हैं, याद करिए याद करिए याद करिए, ठीक है। इन दोनों कलेक्टिवली बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल। इनको जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या ये सभी के अंदर मिलते हैं, और सभी के अंदर मिलते हैं तो सभी के अंदर डीएनए ही क्यों नहीं मिलता, और सभी के अंदर आरएनए ही क्यों नहीं मिलता। ये सब डिस्कशन होगा, ये सब डिस्कशन होगा, बट ये सारा डिस्कशन होगा आपके न्यूक्लियस वाले टॉपिक के अंदर। किसके बाद अंदर बेटा, न्यूक्लियस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट बताई थी उस समय, और मैंने आपसे बोला भी था कि आप इसको प्लीज नोट करके रखिएगा अपने अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था, देयर इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल, देयर इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल, दिस इज अ फ्लूइड लाइक जेली लाइक मटेरियल, जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मिल रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मिल पा रहा था। और इसको क्या नाम मेंशन किया था मैंने, इसका क्या नाम मेंशन किया था, कोई याद कर पाएगा, कोई बता पाएगा क्या। यस यस, कैसा बेटा, साइटोप्लाज्म। कैसा बेटा, साइटोप्लाज्म। ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है, ये क्या है बेटा, फ्लूइड लाइक मटेरियल है। कैसा है बेटा, फ्लूइड लाइक मटेरियल है। और शायद आपको कुछ साइंटिस्ट के नेम भी याद आ रहे होंगे कि जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उनका नाम था ब्राउन। याद आ रहा है, ब्राउन, याद कर पा रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन। कुछ याद आया, सेल थ्योरी कुछ याद आ रही होगी, स्लीडन, स्वान एंड रुडॉल्फ विर्चाव। क्या आपको ये बात क्लियर हो पा रही है, क्या आप सभी को ये बात क्लियर हो पा रही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग लेक्चर 1 देखकर आए हैं, आप सभी लोग लेक्चर 1 को देखकर आए हैं डिटेलिंग के अंदर, और इसीलिए मैं आपको अब एक कदम आगे लेके चलने वाली हूँ। 1 स्टेप हम आगे की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं कैसे चलते हैं। आइए द गाइस, सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा सोच रखा होगा कि हमें तो सब कुछ आ गया, हमें तो सब कुछ आ गया, मैम कोई नीड ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे कहूंगी एक बार ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए, एक बार ये क्वेश्चन प्लीज ट्राई करिए, एक बार इस क्वेश्चन को आप अपनी साइड से ट्राई करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। आप सभी को मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ, क्योंकि अगर आपको लेक्चर 1 अगर आपको डिटेलिंग में समझ आएगा तो ही लेक्चर 2 आएगा, ये नहीं कि हम स्टार्टिंग में कहीं से भी जंप कर देंगे।
और मैं बताऊं यही सेम क्वेश्चन आपको नीट में भी देखने को मिला था। वैसे तो आप लोगों को शायद ही नीट के बारे में अभी जानकारी हो, बट मुझे लगता है आपके भैया दीदी, आपके आस पड़ोस के सभी लोगों ने किसी ने मिलकर आपको ये बता ही दिया होगा कि बेटा नीट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उससे कर आप बाद में जाके डॉक्टर बन सकते हैं। तो उसके अंदर भी यही एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ये एक क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा ही, ठीक है। ट्राई किया आप सभी लोगों ने। चलिए अब मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, अब मैं भी इसके सामने थोड़ा सा डील करती हूँ इस क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जब भी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि इनकरेक्ट या करेक्ट, क्योंकि यही वर्डिंग्स है। अगर आपको मान लीजिए पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है और आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है और आप भूल गए कि इनकरेक्ट या करेक्ट, बार बार पढ़ने के लिए तो जाओगे, फिर यहाँ से ढूंढोगे कहाँ इनकरेक्ट लिखा था या करेक्ट लिखा था। इसलिए उसको पहले से क्या कर देंगे, हम हाईलाइट कर देंगे। क्या कर देंगे, अपनी तरफ से हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट हो गया। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। वो क्या माइकोप्लाज्मा है, बताइए वो क्या माइकोप्लाज्मा है। क्या मैंने ये आपको उस दिन भी सिखाया था कि माइकोप्लाज्मा को दूसरा नाम क्या था बेटा, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या था, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी सिखाया था, इसका फुल फॉर्म भी सिखाया था, हाँ या ना, बताइए क्या आप याद कर पा रहे हैं उसको। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। तो हम इसके आगे क्या मार्क कर देंगे, ट्रू। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो बेटा आपकी माइकोप्लाज्मा ही होती है और इसका दूसरा नाम क्या है, PPLO, ठीक है। अच्छा, सेकंड दे रखा है कि स्मॉलेस्ट सेल आपकी बैक्टीरिया है। स्मॉलेस्ट सेल आपकी बैक्टीरिया है, तो डेफिनेटली नहीं, वो तो नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेल हमारे पास क्या थी, माइकोप्लाज्मा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आई आपको, ठीक है। सेकंड है कि लार्जेस्ट सिंगल सेल, सबसे बड़ी सिंगल सेल कौन सी है, याद कर पा रहे हैं। मैंने आपको दो और बताए थे। मैंने कहा था अगर ह्यूमंस पे पूछता है तो आपको बताना है एग सेल, ठीक है, ठीक है। क्या बताना है आपको, एग सेल। जो आपके पास एग सेल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो कौन सी थी, ओवम थी। उसको भी बेटा आप एग सेल कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बट दे बोथ आर द सेम थिंग। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने ह्यूमंस के अंदर नहीं पूछा है, इसने पूरी ऑल ओवर द अर्थ पूछा है। और अगर ऐसा है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और नन ऑफ द अबव तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको फाइंड करने थे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करने थे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आपका हो जाएगा बी, और आपके पास बी ही यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। यही एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, यही एक इनकरेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, या जो कि मतलब जो इसमें लिख रखा है वो बिल्कुल, मतलब इसका मतलब क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब इतने सारे आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप उनको सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आप बताएंगे ऐसा आपने कभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। उसके बेसिस पर आप बताइए इसमें से कौन से इनकरेक्ट है और कौन से करेक्ट है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको मिनिमम 10 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर दे देना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला आपका कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया भी था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। हमारी अर्थ के ऊपर कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं मैम, दो तरीके के। एक होते हैं बेटा यूनिसेलुलर, एक होते हैं बेटा यूनिसेलुलर। दूसरे होते हैं बेटा आपके पास मल्टी सेलुलर। कौन से होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर, ठीक है। और मैंने ये बताया था आपको कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है, आप MP याद रखिए। क्या याद रखिए बेटा, MP याद रखिए, ठीक है। MP याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि एक होता है मोनेरा, दूसरा होता है आपके पास प्रोटिस्टा, और बाकी के जितने भी ग्रुप्स थे वो सारे किस में चले जाएंगे, मल्टी सेलुलर के अंदर। वो सारे किसके अंदर चले जाएंगे, मल्टी सेलुलर के अंदर। क्या बात समझ में आती है। इसका मतलब हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी देते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी देते हैं। और मुझे इसका एग्जाम्पल भी याद है, आप बगल में लिख लीजिए MP। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, बताइए। ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है,
मतलब इसके आगे लगा जाएंगे बिल्कुल सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लीज रीड करेंगे। Any structure less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है इस दुनिया के अंदर जो कि सेल से कम है, मतलब वो कंप्लीटली एक सेल नहीं है, वो कंप्लीटली एक सेल नहीं है, मतलब एक कंप्लीट सेल नहीं है। ऑब्वियसली ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कंप्लीटली एक सेल वो नहीं है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है? तो क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है? तो बताइए आप इसका आंसर, सोचिए। डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जिनके अंदर भी लाइफ है उन सबके अंदर एक चीज कॉमन होनी ही चाहिए, वो है सेल। और अगर सेल से कम हो तो आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये जो इसमें लिख रखा है कि एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया आप सभी के? समझ में आया आप सभी के? हाँ या ना? हमें इसके अंदर ढूंढना है जो कि गलत स्टेटमेंट हो। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या थे? सही थे। हम इसके बाद पढ़ेंगे स्लीडन शार्प के बारे में कुछ दे रखा है कि ये जर्मन जूलॉजिस्ट है और इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। सबसे पहले आपको तो मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन अगर थे तो डेफिनेटली वो स्लीडन तो यहाँ नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट तो आपको गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे आप हाईलाइट करके प्लीज मेंशन करिएगा अपनी कॉपी के अंदर कि वो एक जूलॉजिस्ट नहीं, जबकि वो एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट वो लोग होते हैं जो प्लांट पे स्टडी करते हैं, वो बॉटनिस्ट थे स्लीडन। बोलिए, ठीक है, वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे। स्लीडन जी क्या थे? बॉटनिस्ट थे जो प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो यही क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम पढ़ ही लेते हैं कि जो लुईन हुक है उन्होंने फर्स्ट सेल देखी थी और उन्होंने लाइव सेल देखी थी। बिल्कुल सही है, मैंने आपसे कहा था एल फॉर लुईन हुक और एल फॉर लाइव सेल, ठीक है, और लाइव सेल है तो उसके अंदर क्या था? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था। तो ये बिल्कुल भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब आप बताइए ओवरऑल आपका आंसर क्या जाना चाहिए? इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था तो पूरे के अंदर सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है, वो है सी ऑप्शन। सोच लीजिए, एक बार देख लीजिए, हो सकता है मिस्टेक हुई हो, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें से इनकरेक्ट बताना था, बिल्कुल सही है मैम। ए बताया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। एग्जांपल भी एमपी याद रखा हमने। दूसरा उन्होंने पूछा कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर अगर सेल से कम होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। एंड सी ऑप्शन कहते हैं कि स्लीडन शार्प एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, तो बिल्कुल गलत है, वो एक तरीके के बॉटनिस्ट है। और दूसरी बात ये, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने सेल थ्योरी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, याद कर पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, पढ़िए, सभी लोग पढ़ेंगे अपने बोर्ड पे, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ। ये भी PYQ है और ये भी आपका मैंने नीट से लिया है। ये किससे लिया बेटा? नीट से लिया है। तो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, जो वाकई में इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, सिर्फ वही कराए जा रहे हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब इसका मतलब होता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी नई सेल्स बनती हैं, वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं। मतलब ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो मैंने आपको ऐसे बताया था कि मान लीजिए एक पुरानी है सेल, ये ओल्ड सेल है, इसी से ही न्यू सेल्स बनेंगी। ठीक है, और बाद में फर्दर ये डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाएंगी। ठीक है, जिसको इन्होंने अपनी भाषा में ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था, जिसका मतलब होता है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रही है उसी से न्यू सेल बनती है। ठीक है, अच्छा आगे बात करिए। हु गिव दिस कंसेप्ट, किसने ये कंसेप्ट दिया था? ठीक है, बताइए ये किसने दिया था? स्वान जी ने दिया था, स्लीडन साहब ने दिया था? सोचिए। ब्राउन साहब तो नहीं हो सकते, ये तो न्यूक्लियस वाले हैं। लुईन हुक तो भाई लाइव सेल वाले हैं।
ठीक है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। स्लीडन स्वान का जरा सोचिए, अगर आपको याद कर पा रहे हो, मैंने उसमें ये बताया था, स्लीडन स्वान ने दोनों ने ही मिलकर एक ही लाइन बोली थी कि जितने भी, बेसिकली इन्होंने प्लांट एनिमल पे अलग अलग वर्क किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। इन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं सभी मिलके कैसे बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्टली एक न्यू सेल कैसे आती है, इसका कंसेप्ट इन्होंने नहीं, विर्चाव साहब ने दिया था। किसने दिया था? विर्चाव जी ने दिया था। इसीलिए हमारे लिए बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन आपको क्लियर है? हाँ या ना? आपको क्लियर है? चलिए नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर मैं कुछ एडिशन पॉइंट अगर दिखता है तो हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं तुरंत ही उस चीज को। नेक्स्ट मुझे आपके लिए एक पॉइंट लेकर आना है, वो है आपका ये और मेन पॉइंट। आज हमारे लिए चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हमें डील करने वाले हैं वो है सेल कंपोनेंट। मैंने अगर आपको याद रखा हो, अगर कुछ भी याद आ रहा हो, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझाई थी, और उन्हीं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में आज मैं आपके सामने बहुत बड़े लेवल पर बात करने वाली हूँ। बड़े लेवल पर मैं, बड़े लेवल क्या, बड़े बड़े लेवल तब से कह के रह गई हूँ, इसका सिर्फ एक रीज़न है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि सेल के अंदर सिर्फ वो एक या दो ही कंपोनेंट नहीं होते, सेल के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, सेल के अंदर दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। इन्हीं के बारे में डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने करूंगी डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगी सेल वॉल के बारे में, और तीसरे नंबर पर मैं डिस्कस करूंगी न्यूक्लियस के बारे में, एंड लास्ट इसमें हम फोर्थ में डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर फिफ्थ में बात करेंगे सेल ऑर्गेनेली के अंदर। किसके अंदर बेटा? सेल ऑर्गेनेली के अंदर। किसके अंदर बेटा? सेल ऑर्गेनेली के अंदर। बताइए बताइए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी सेल का स्ट्रक्चर मैं सोच रही हूँ आपको याद करा ही दूँ, सेल का कुछ स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा ही बताया था, याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं आप सभी लोग बोलते चलिएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज अ न्यूक्लियस, यस, देयर इज अ न्यूक्लियस, यस। तो ये आपके पास सेल है, सेल के अंदर भी आपको मैंने क्या बताया था, एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको आपने न्यूक्लियस कहा था, ठीक है। और इस न्यूक्लियस और इसके बीच में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल जो साइटोप्लाज्म था। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट जो मुझे आज बताना है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने क्या देखा, जब भी हमने एक एनिमल सेल उठाई, क्या उठाई बेटा? एक एनिमल सेल उठाई, उठा के देखी हमने इस एनिमल सेल, और मैंने देखी प्लांट सेल। मैंने दो सेल देखी, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और मैंने ये जानना चाहा कि इनके बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है, इनके बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है। तो मुझे बाद में पता चला, स्टडी करने पे पता चला कि जो एनिमल सेल्स होती हैं दे डजंट हैव आउटर कवरिंग। अब ये आउटर कवरिंग कौन सी? आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। उनके पास किसी तरीके की सेल वॉल जो होती है वो मौजूद नहीं होती है, मतलब दे डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल। अगर कोई पूछे कि एनिमल सेल के अंदर क्या सेल वॉल होती है तो आंसर जाएगा डेफिनेटली नहीं। बट कोई अगर आपसे पूछता है क्या प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, तो आंसर जाएगा यस, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, हाँ होती है। पर मैम वो दिखती कैसे है? पर मेरे मन में एक क्वेश्चन मैम एज यूजुअल कि वो दिखती कैसे है, मैं कैसे पहचानूं कि वो सेल वॉल है? देखो ये वाली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस, और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटर देयर इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग, देयर इज अ एक्स्ट्रा रिजिड कवरिंग। रिजिड मतलब जो होता है, जो चीजें बहुत हार्ड होती हैं, जो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। सभी लोग डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, सुंदर सुंदर, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला है? सेल वॉल बोला है। क्या बोला है बेटा? सेल वॉल बोला है। क्या बोला है बेटा? सेल वॉल बोला। क्या बोला है बेटा? सेल वॉल बोला। क्लियर है? मतलब ये फीचर है कि अगर प्लांट सेल होगी तो उसके आउटर में क्या मिलेगी? हमें सेल वॉल मिलेगी। बट एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं, इसके बाद कोई किसी तरह की कवरिंग देखने को नहीं मिलती है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेल वॉल, मतलब क्या जरूरी है सेल वॉल का होना? तो मुझे आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ये है, आपके पीछे शेर पड़ा तो आप भाग सकते हैं, आपके पीछे शेर पड़ा तो आप भाग जाएंगे उस जगह को छोड़कर तुरंत के तुरंत। बट आप ये बताओ कि प्लांट कहाँ जाएगा? प्लांट को तो वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तुझे एक्स्ट्रा कवरिंग की जरूरत है या नहीं? बताइए। बहुत तेज मतलब आंधी तूफान आया, तुम तो घर भाग गए, जाके सो गए अपने, बट प्लांट कहाँ जाएगा? प्लांट तो वहीं खड़ा है,
दिन में भी वहीं खड़ा है, रात में भी कहीं खड़ा है, तो उसको ज़रूरत है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की। इसीलिए उसके पास एक एक्स्ट्रा एज है जो कि सेल वॉल के नाम से आप जानते हैं, क्लियर है? इसका मतलब ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों के अंदर ही मिलेगी। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों के अंदर ही मिलेगी, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। मतलब मैं सेल वॉल देख के ये डिसाइड कर सकती हूँ इट्स अ एनिमल सेल और अ प्लांट सेल। डेफिनेटली यस। प्लीज नोट करिए इस हेडिंग को, प्लीज सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, सभी बच्चे इस हेडिंग को नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, आप सभी को पता होगा, न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। सेल के इस हिस्से को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस। बताइए क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस। इसको दिस इज न्यूक्लियस and this is your plasma membrane. This is your plasma membrane. ठीक है, चलो यहाँ पर आपका मैं जेनेटिक मटेरियल भी बना लेती हूँ। इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए, डिपेंड्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कौन सा जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा। अगर आपको ये बात क्लियर हो पा रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे लेके चलती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और आज हम डीप स्टडी करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले एनसीईआरटी क्या लिखती है मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी की मुझे आपको हैबिट डलवानी है रीड करने की, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं पढ़ोगे तो आपको इन फ्यूचर जाके पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना आप इन लाइन से पहले फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं इन फ्यूचर जाके, तो आपको जो उसमें लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, उसमें जो वर्डिंग्स होगी वो एनसीईआरटी होंगी तो ज़्यादा बेटर होगा, तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट कर पाएगा उस मूवमेंट पर। आ जाइए, मैं रीड करते हुए चलती हूँ और मैं आप सभी को इसका मतलब भी बताती हुई चलती हूँ। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपके सामने हेडिंग डली हुई है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। डेफिनेटली किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक्सेप्ट प्लाज्मा, किसके बताइए? एक्सेप्ट प्लांट सेल के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी आउटर कवरिंग नहीं होती, उसकी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये सेपरेट करती है, ठीक है, सेपरेट करती है। ये मान लीजिए आपकी सेल है और ये उसका इनर कंटेंट है, ठीक है, और उसके बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो इन दोनों को एक दूसरे सेपरेट करने का काम कौन करता है? ऑब्वियसली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए लिख रखा है दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसको क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है। नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपका घर है, जैसे मेरा ये घर है, ठीक है। मान लीजिए जो मेरा घर है उसकी बाउंड्री है, ठीक है, मेन गेट है, हाँ या ना? ठीक है, अब ये बताओ उस मेन गेट के अंदर क्या आप किसी को भी आने देते हो क्या? कि नहीं आप भी आओ, किस दिन चोर आए उनको भी कहती अरे आओ, यहाँ रखा पैसा घर में, इस कोने में रखा है, आ जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं। क्या ऐसा होता है? नहीं, जो ज़रूरी है, जो मेहमान हैं, जो रिश्तेदार हैं या जो घर के लोग हैं, सिर्फ वही तो आ सकते हैं। सेम सेल हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, और क्या हम उसके अंदर किसी को भी जाने देंगे? नहीं ना, तो कोई दरवाज़ा रखना पड़ेगा। और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दरवाजे की तरह काम करती है। और कैसे करती है? ये सिलेक्ट करती है, ये ही परमिट करती है कि आप अंदर जाओगे या नहीं जाओगे। समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई या नहीं आई? देख लीजिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज, या तो अलाउ और परमिट द एंट्री, कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कौन सेल के अंदर इन कर सकता है, कौन बाहर जाएगा। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स
कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो अनवांटेड हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सामने जो ग्रीन ग्रीन बनाए हैं, जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन करके डॉट्स हैं, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, वही अंदर जा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई येलो येलो साहब है, ठीक है, ये चोर है, ये घुसना चाहते हैं घर के अंदर, ये हमें भी लो, हमें भी लो, हमें भी बोल, तो ये क्या करेगी, नहीं वहीं रहिए, आप अंदर नहीं आ सकते। ये सब कौन करता है, ये सब काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सब काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट ऑल्सो प्रिवेंट इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ठीक है, ये प्रिवेंट भी करता है कुछ कुछ मटेरियल को अंदर आने से, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए अल्टीमेटली ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मतलब ये सिलेक्ट करता है कि आप अंदर आ सकते हो या आप अंदर नहीं आ सकते। जो काम की चीज़ें हैं या जो इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ वही आयंस को वो अंदर आने देगा, ठीक है, बाकियों को वो नहीं आने देगा। कृपया इसको नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी के अंदर, प्लीज़ सभी लोग हेडिंग डाल के इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के लिए है। और कोई आपसे क्वेश्चन कल को पूछ दे कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए ना, एक तो वेल रीज़न मैं आपको लिख के दे तो रही हूँ, बस इसको कॉपी के अंदर आपको नोट करना है और टाइम आने पर आपको रिवाइज करते हुए चलना है। हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए, हाँ या ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सी, यहाँ पे आपको मुझे सिखानी है। सबसे पहले ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बहुत खास हैं। कैसे हैं? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। मतलब इसको हम ऐसे खींच सकते हैं, ये छोटी हो सकती है, काइंड ऑफ दिस मच। कभी कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, ये तो योगा कर लेती हैं, एक्सरसाइज कर लेती हैं, है ना, इसीलिए। एंड इज मेड अप ऑफ, और ये किससे मिलके बनी हुई है बेटा, ये बनी हुई है बेटा लिपिड से मिलके बनी हुई है और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है, लिपिड से मिलके बनी हुई है, और किससे मिलके बनी हुई है, प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है एल और पी से मिलके। एल मतलब यहाँ पर आपका क्या है, लिपिड्स है, और पी मतलब क्या है, आपका प्रोटीन है। बट स्पेशली वो लिपिड में भी किस लिपिड से मिलके बनी हुई है, लिपिड में भी किस लिपिड से मिलके बनी हुई है, उसको आप प्लीज़ एक्स्ट्रा मार्क करके यहाँ पे लिखिए। मैं आपके सामने नया पेज मैंने आपके सामने ऐड कर दिया है इस मोमेंट पे, प्लीज़ नोट करिए। सबसे पहले तो हम अपनी साइड से हेडिंग डालेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम खुद से पढ़ना चाहेंगे ब्लैंक स्लाइड लेकर, ठीक है। आइए सभी लोग नोट्स बनाएंगे। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ये किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है, एक्सेप्ट प्लाज्मा, एक्सेप्ट प्लांट सेल, एक्सेप्ट प्लांट सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और आप ब्रैकेट में लिख भी लीजिए कि प्लांट सेल के अंदर आपको क्या मिलता है, सेल वॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, ये किससे मिलके बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, ये लिपिड एंड प्रोटीन मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। अब मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना स्टार मार्क उठा लीजिए और आपको करना है आप एक पॉइंट को स्टार यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कलर से लिखेंगे बेटा, मेंशन करेंगे। लिपिड में भी वो कौन से लिपिड की बात चल रही है, सबसे पहले आपको मिलेगी बेटा लिपिड में फॉस्फोलिपिड, किसकी बेटा, फॉस्फोलिपिड, किसकी बेटा, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड का भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल मेंशन कर देती हूँ। डेफिनेटली वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इस मूवमेंट पे, बट मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इसको नोट करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन, क्या नाम है बेटा, लेसिथिन।
ठीक है। लिपिड में भी बेटा कौन सा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड का भी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख दिया है, लेसिथिन। जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स के अंदर लेसिथिन मिले ही, बट इट्स अ टाइप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड, बस मैंने इसलिए आपके सामने मेंशन कर दिया है, ठीक है। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं बता दूंगी कि ये चीज एक्स्ट्रा है, तो आप इसको एक्स्ट्रा में अंदर लिख सकते हैं। आइए, अब हुआ क्या, एक हमको ना बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, हमें बहुत इंटरेस्ट था कि हाँ भाई एग्जैक्टली यार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती होगी, मैं कैसे सोच पाऊँ कि यार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसीलिए ठीक है, जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताया, जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, उनका नाम लिखिए, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन, एंड इन विच ईयर 1972, 1972 इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, और इन्होंने ये समझाया कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। क्या होती है बेटा, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड देखने को मिलती है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आप इसको नोट करते चलिए, और मैं आपके लिए बना रही हूँ फॉस्फोलिपिड के डायग्राम्स। क्या बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड के डायग्राम्स, ठीक है। सभी लोग इस कॉपी में, अपनी कॉपी के अंदर इसको बनाएंगे कि आपका फॉस्फोलिपिड एग्जैक्टली दिखता कैसे, ठीक है। बाई लेयर आपकी कैसी होने वाली है, तो इस बाई लेयर को मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कुछ इस तरीके की आपको दिखती है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। क्या दिखती है, दो लेयर देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको क्या मिलती है, आपकी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर देखने को मिलती है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। बताइए, क्या ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है मैम, ये तो लेयर होती है, बट ये आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने इसके अंदर दो चीज़ें मेंशन कर रखी है, एक आपको हेड बना के दिया है, दूसरा मैंने आपके सामने टेल बनाई है। हेड बनाया है और टेल बनाई है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेती हूँ, वहाँ पर मैं इसको ज़्यादा अच्छे से मेंशन कर पाऊंगी और आप इसको बोर्ड पे लिख पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। अभी तो मैं यहाँ पे मार्क भी कर देती हूँ, ये हेड है इसका और ये टेल है। हेड है इसका, वो क्या है बेटा, टेल है। करिए इसको नोट, सभी लोग इसको नोट करें, सभी लोग इसको नोट करें प्लीज़। नोट हो गया? अगर आपका नोट नहीं हो पाया करे तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर सकते हैं हम स्लाइड पे, नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्लाइड के। चलिए, अब मैं आपके सामने वो स्ट्रक्चर जो आपको बता रही थी, जो कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको अब मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। ये इसका एक हिस्सा लिया है मैंने, ठीक है, ये दूसरा लिया है, ठीक है। यस, चलिए, वेरी गुड। अब आप इधर आ जाइए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि दिस पार्ट इज एग्जैक्टली कॉल्ड द हेड रीजन, इसको बोला जाता है हेड रीजन, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा, हेड रीजन। और ये जो दो मैंने आपके लिए सामने बनाई हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, टेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, टेल रीजन। क्या बनाया बेटा, एक हेड रीजन बनाया, दूसरा मैंने क्या बनाया आपके सामने, टेल रीजन बनाया, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया आपको? ठीक है, आओ
अब क्या होता है, ये जो हेड रीजन होता है ना, ये एग्जैक्टली जो होता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक। अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक हियर, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक हियर। और जो आपके ये टेल वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोफोबिक। एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक। एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है आपके पास हाइड्रोफोबिक। नोट करिए यहां पर। अब आपके मैं साइड में कुछ कुछ चीजें मेंशन करती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिक हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिक हियर? फिलिप का मतलब होता है लव। क्या मतलब होता है? लविंग, लविंग नेचर होना। और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। यहीं पे लिख लीजिए साइड में, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको बाद में हेल्प करेगी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक मतलब होता है लविंग नेचर, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोबिक? फोबिक मतलब होता है किसी चीज से डर लगना, दूर भागना, ठीक है? फियर, फोबिक मतलब होता है एग्जैक्टली फियर होना, डर लगना किसी चीज से। मतलब हमें कोई चीज वो पसंद नहीं आती या हमें डर लगता है, हम दूर भागते हो जिस चीज से, उसे हम कंसिडर कर सकते हैं फोबिक पार्ट। क्या कंसिडर कर सकते हैं? फोबिक पार्ट ही है, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो इसका जो इसका ये जो हेड रीजन है, जो एग्जैक्टली हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, इसका मतलब होता है कि ये क्या करता है? ये क्या करता है? वाटर लविंग होता है। वाटर लविंग होता है, मतलब इसके हेड रीजन को पानी बहुत पसंद होता है, ठीक है? और हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट को वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग रीजन, ठीक है? रीजन मत लिखिए, अब इतना नोट करिए। इट्स अ हाइड्रोफिलिक एंड सेकंड इज द हाइड्रोफोबिक। इसको वाटर पसंद है और इसको वाटर पसंद नहीं है। इसको वाटर पसंद नहीं है। इसको वाटर पसंद नहीं है। अब मैं क्या करती थी जब मैं बहुत छोटी थी, जब ये मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे लगा बहुत हैवी कंसेप्ट है, ये तो मेरी समझ से बिल्कुल ही परे है और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी इसको। तो मैंने ना एक ट्रिक बना ली थी। जैसे मेरा हेड है, ये मेरा हेड रीजन है, और ठीक है, और नीचे मेरे लेग्स हैं, उनको आप टेल कंसीडर कर लीजिए। ये मेरा हेड रीजन है और नीचे मेरे टेल, नीचे आप क्या कर लीजिए, मेरे लेग्स को टेल्स रीजन आप समझ लीजिए। अब क्या होगा? मैं पानी कैसे पीती हूँ? पानी ऊपर से पीती हूँ, हेड रीजन से पीती। फिलिक मतलब लविंग। कभी आप अगर ये भूल जाएं, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं यहां पर भी। और ये बोलते बोलते मुझे ही प्यास लगाई है, सभी लोग नोट करेंगे इसको। चलिए आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ पिछले वाली स्लाइड पे, जहाँ पे हम सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में सिंगर एंड निकोलसन जी ने बताया था, एंड इन विच ईयर 1972 के अंदर, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इसका रीज़न आपको पता ही होगा। ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरत की हैं या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर, उन्हीं को एंट्री मिलती है, ठीक है? किसी भी तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल अपने अंदर नहीं एंटर करने देती है, ठीक है? समझ में आई आपको ये बात? इसीलिए ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। बहुत सारे लोग होशियारी झाड़ने के लिए इसको SPM भी लिखते हैं। अब वो बहुत सारे लोगों में मैं भी आती हूँ, ठीक है? क्योंकि इतना लंबा लिखने में थोड़ा सा है ना, तो अगर आपको वो भी याद रहेगा तो भी ज़रूरी चलेगा। ऐसा ना हो कि पेपर में पहुँच के SPM याद है, SPM पूरा याद है, पर यही भूल गया कि SPM का मतलब सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन था, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो मैं आपको जो किसी का ट्रिक का कोई एग्जांपल बता दूं, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि वो किसका है। पता चले ट्रिक ही याद है, पेपर में सारी ट्रिक छाप आए हैं, नंबर नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया? नहीं बेटा, ये कारण नहीं है, ठीक है? आइए नीचे पढ़ भी लीजिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था। ये NCERT की बिल्कुल डिट्टो लाइन है, बिल्कुल डिट्टो लाइन।
चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ कुछ बताया था उसके बारे में थोड़ी बात करें। सबसे पहले मैं आपको ये किसका स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, पहले तो मन में ये आना चाहिए ये किसका स्ट्रक्चर है। मन में पहले ये सोचिए किसका स्ट्रक्चर है। मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। कैसे सोचा, कैसे सोचा, कैसे बुद्धू लगाई? तो देखो इधर आओ, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जैसी लिखा था, मैंने मन में सोच लिया ये तो यही होगा, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर था, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, सो इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हिस्सा होगा। वेरी गुड। अच्छा, अगर आप देखो तो इसमें दो हिस्से में यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, इंट्रासेलुलर, दूसरा क्या कहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये क्या है, ये क्या है, ये तो नहीं पढ़ाया। आओ देखो, ये सेल है, ये सेल थी, बोलिए हाँ या ना, ये आपकी सेल थी। रुक जाइए मैं दूसरा ले लेती हूँ, ठीक है। ये आपकी सेल थी, यहाँ पर थी, यस मैम थी, ठीक है। और ये आपके, सॉरी, और ये इसका अंदर का हिस्सा था, बिल्कुल मैम, ये इसका साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, ठीक है। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दूं, ठीक है, सभी लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। चलो अब जैसा भी बना है आप इसी से काम चला लो। लो बहुत अच्छा, हट ही गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर आपका ये रख रखा था ना, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है आपको मैं बताती हुई चलती हूँ। यहाँ पर आइए, ये अंदर का सेल का हिस्सा है, अंदर है सेल का हिस्सा, इसीलिए इसको बोला जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा इंटर सेल्यूलर, इंटर सेल्यूलर, ठीक है। और बाकी का हिस्सा सेल के बाहर, बाकी का हिस्सा सेल के बाहर है, और अगर ऐसा है तो बाहर वाला क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसीलिए हमने ये वाला हिस्सा यहाँ पर आपके सामने एक, यहाँ पर ये वाला हिस्से को एक्सप्लेन किया है। इसीलिए जो सेल के बाहर वाला हिस्सा था उसको क्या बोला गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसका मतलब है आउटर ऑफ द सेल, आउटर सेल, आउटर ऑफ द सेल, बेसिकली आउटर ऑफ द सेल। और ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है, मतलब साइटोप्लाज्म का पार्ट रहा होगा, इसीलिए क्या लिखा गया, इनर ऑफ द सेल। क्या बोला गया, इनर ऑफ द सेल, इनर ऑफ द सेल। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हेड 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 हेड, और ये दोनों ही कुछ इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, दोनों ही कुछ इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए लिखा गया बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। और ये जो हेड है, ये जो हेड है ये आपका कैसा है बेटा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा इसकी वजह से, बट यहाँ पे लिख रखा है हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे क्या लिख रखा है, हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे क्या लिख रखा है, हाइड्रो, मैं भी लिख देती हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं। ये क्या है बेटा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और बाकी तो आपको दिख ही रहा होगा, टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक, टेल रीजन इज हाइड्रोफोबिक। बताइए किसी को इस स्लाइड में डाउट आया है तो बोलिए। सेम उसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे। ये भी हेड है, टेल है, हेड एंड टेल रीजन, उसका भी वो जो आपका हेड वाला पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक। चले मूव करें आगे, मूव करें आगे। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आपको इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, ये क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, फ्लोट कर सकती है, काइंड ऑफ फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। ये क्या होती है बेटा, फ्लेक्सिबल हो सकती है। यू कैन जस्ट स्ट्रेच इट और वो दोबारा वहीं पर आ जाएगी। ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये क्या है बेटा, ये इसको क्या देती है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। और इनके बीच में ना, इनके बीच में ना जगह 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 क्या होते हैं, प्रोटीन्स डले हुए होते हैं। क्या डले हुए होते हैं, प्रोटीन्स डले हुए होते हैं। कैसे डले हुए होते हैं, कभी बेटा कोई हलवा खाया है घर में, हाँ हाँ खाया है, तो उसके अंदर काजू बादाम डले हुए होते हैं। काजू बादाम तो कम कम होते हैं, हलवा हलवा होता है, कुछ वैसा ही। फॉस्फोलिपिड मैक्सिमम है, फॉस्फोलिपिड तो सबसे ज़्यादा ही है यार, बट उसके अंदर क्या मिलेगा, बीच बीच में प्रोटीन्स मिलेंगे। जैसे आपको काजू बादाम खाने को मिलते हैं, काजू बादाम मैम कब मिलते हैं, मुझे भी कम मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, ये अंदर की बात है, ठीक है। क्या मिलते हैं आपको यहाँ पे, कुछ 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 इस तरीके से आपको प्रोटीन मिलेगा,
क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन वाला सा मिलेगा। चलिए रुको, मैं इसको एक बार मिटा के मैं आपको समझा देती हूँ। ये यहाँ पर यहाँ आपको प्रोटीन मिल गया, यहाँ पर प्रोटीन मिल गया, यस और नो। और इसी ये प्रोटीन जो आपको इर्रेगुलर पैटर्न में मिल रहा है, ये जो प्रोटीन आपको इर्रेगुलर पैटर्न में देखने को मिल रहा है, ये जो प्रोटीन आपको इर्रेगुलर पैटर्न में देखने को मिल रहा है, ये इसको देता है बेटा, ये इसको देता है बेटा मोज़ाइक विजन। क्या देता है? मोज़ाइक। आई थिंक इस स्लाइड के अंदर ये कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए हम इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड को प्लीज़ इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। जस्ट टेक अ चिल पिल। ओके गाइस, ये देखिए, डन। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डिलीट इट। यस मैम, क्लियर है। हमको डायग्राम चाहे कितने भी बनाने पड़े, बट आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आज हम ये सीख के ही जाएंगे, या तो हम घर नहीं जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, घर में तो बैठे ही थे लेक्चर देख रहे। हाँ मतलब मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, आइए, ये देखिए, सबको दिखाई दी? बनाइए डायग्राम सभी लोग इसको। ये सभी लोग डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर। ये देखिए, कॉपी के अंदर सभी लोग क्या करेंगे? इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो यहीं पे शुरुआत करते हैं, अपने लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया वो आया या नहीं आया? वो आया या नहीं आया? लेट मी जस्ट नो फर्स्ट, वो आया या नहीं आया? ठीक है मैम, ये तो मैम लिपिड की आपने बाइलेयर बनाई, बिल्कुल। ये जो मैंने आपको लिपिड की बाइलेयर जो आपको बना के अभी बताई है, इसके बीच में आपको देखने को मिल सकता है प्रोटीन। जैसे यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, ये क्या डाल दिया मैंने? यहाँ पे प्रोटीन डाल दिया, रैंडमली मैंने उठाया और बीच में डाल दिया प्रोटीन। देखिए, ये डाल दिया यहाँ पे प्रोटीन। बताइए, ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रोटीन और यहाँ पर मैंने प्रोटीन डाल दिया, और हो सकता है ये प्रोटीन मुझे यहाँ पर भी डाला हुआ दिखाई दे। सॉरी, एक सेकेंड, हो सकता है ये प्रोटीन हमें यहाँ पर भी दिखाई दे। यस मैम, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ या ना? ये भी पॉसिबिलिटी है। इसको मैं पूरे में एक उसके अंदर ले लेती हूँ, बॉक्स के अंदर। ये भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ या ना? बोलिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको वाइट से दिखाया है यहाँ पर, ये जो मैंने आपको वाइट से दिखाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन। सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम प्रोटीन बोलते हैं। आ जाइए, यहाँ पे मेंशन करिए अपनी कॉपी के अंदर, इसको सभी लोग मेंशन करेंगे कॉपी के अंदर, दैट दिस इज द प्रोटीन हियर, दिस इज द प्रोटीन हियर। क्या मिलेगा बेटा? प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? प्रोटीन मिलेगा। और ये जो आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा है, ये जो आपको बेटा प्रोटीन देखने को जो मिल रहा है ना, वो उसकी बहुत स्पेशल बात है, वो उसकी बहुत स्पेशल बात है। वो ना इर्रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। कैसा बेटा? इर्रेगुलर पैटर्न। और इसी तरीके का इर्रेगुलर पैटर्न जब देखने को मिलता है, उसी को बोला जाता है मोज़ाइक। क्या बोलते हैं? मोज़ाइक। क्या बोलते हैं बेटा? मोज़ाइक। मतलब लिपिड क्या है? जो आपको फॉस्फोलिपिड है वो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटीन की वजह से मोज़ाइक आ रहा है, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी कहा गया, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी कहा गया, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी कहा गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल? आई होप आप सभी ने नोट कर लिया हो। बताइए, आप सभी ने इसको नोट कर लिया हो? अगर किसी ने भी इसको नोट नहीं कर पाया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ये स्लाइड वापस मिल जाएगी। ठीक है, बताइए, चले आगे थोड़ी सी डिस्कस और कर लें। एक और स्लाइड में आपके सामने ऐड करना चाहती हूँ। ये जो आपको प्रोटीन देखने को मिला बेटा, ये जो आपको प्रोटीन देखने को मिला, ये प्रोटीन आपको दो तरीके से देखने को मिल सकता है।
ठीक है, दो तरीके से देखने को मिल सकता है। एक कि बिल्कुल ही फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन में, ठीक है, एम्बेडेड हो। एम्बेडेड मतलब होता है कोई चीज़ के अंदर फंसी हुई हो, ठीक है, उसको कहते हैं एम्बेडेड होना। उसको क्या कहते हैं? एम्बेडेड होना, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बिल्कुल ही एम्बेडेड हो, और ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। मैं अभी बताऊंगी, मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ कि कौन से प्रोटीन को बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, कौन से प्रोटीन को बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा होता है बेटा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा होता है बेटा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बोलिए। एक होता है आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है बेटा आपके पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मैम समझ नहीं आया कौन सा इंट्रिंसिक? देखिए, ये वाला जो प्रोटीन है, ये वाला जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर है। क्या ये मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ है? क्या ये फॉस्फोलिपिड के अंदर फंसा हुआ है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ है? एम्बेडेड प्रोटीन है क्या ये? डेफिनेटली नहीं। इसीलिए इस प्रोटीन को ही तो हमने बोला था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोला था बेटा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसी को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, समझ आया? तो मैम ये तो बीच में एम्बेडेड है। यस, दैट्स वाई इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब डाउट क्लियर हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन? आपके पास प्रोटीन को भी दो तरीके से बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक बोलते हैं और इंट्रिंसिक बोलते हैं। बताइए, बताइए, क्या आपके मन में डाउट है? क्या आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है? क्या आ रहा है कोई क्वेश्चन? डेफिनेटली नहीं। अगर मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो आप सभी लोग मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दीजिए, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बेटा सेल वॉल। किसका नाम है बेटा? सेल वॉल। और सेल वॉल के बारे में शायद मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था कि सेल वॉल एग्जैक्टली आपका प्लांट का एक फीचर होता है। किसके अंदर होता है बेटा? प्लांट का फीचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, आपको समझ में भी आएगा और आपको ये नोट भी करना है, ये साथ साथ नोट भी करना है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसको कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। सो द प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा इन प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ देयर इज अनदर रिजिड, कठोर, मजबूत, ठीक है, आउटर कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है आउटर कवरिंग, कॉल्ड द सेल वॉल। वहां पे क्या मिलती है? एक सेल वॉल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द, पोजीशन आपको याद रखनी क्या मिलेगी? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिलेगी? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट द क्वेश्चन इज सेल वॉल बनी किससे मिलकर होती है? सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? प्लीज हाईलाइट करिए इस पॉइंट को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। क्या करना है? सेल्यूलोज। क्या करना है? सेल्यूलोज, ठीक है। बताइए, बताइए, ठीक है। और सेल्यूलोज होता क्या है? ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली एक शुगर का कंपाउंड है। किसका है बेटा? शुगर का कंपाउंड है। ये एक तरीके की शुगर हुआ करती है। क्या होती है? शुगर होती है, जिसके अंदर आपको अच्छे खासे आपको इसके अंदर कार्बन देखने को मिलेंगे। एक तरीके से हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। एक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर होने का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में मिलना। यस और नो? यस और नो? अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो मुझे आप सभी लोग थम्स अप कर दीजिए और मुझे कंफर्म कर दीजिए कि हाँ, जो आप मैम बता रही हो बिल्कुल सच बता रही हो, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है लेक्चर के अंदर। अब तक हमने जो भी कंप्लीट किया है उसको आप सभी के अंदर मुझे बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि आप सभी को नीड है समरी की। आप सभी को नीड है किसकी?
समरी के। और समरी से जाने से पहले मैं आपके लिए 2 स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। डेफिनेटली इसको देखकर आपके मन में अभी के लिए क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या दे दिया। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ एक चीज़ को देखो, इन दोनों में से एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। मुझे सब अभी के लिए मैं ये डायग्राम सिर्फ इसीलिए लेकर आई हूँ कि ये आपको बता सकूं कि इसमें से कौन सी प्लांट सेल है और किसमें कौन सी एनिमल सेल है। तो आपको अगर याद रखना है तो आप मुझे बताइए, मैंने एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ प्लांट का ही है और मैं उसको मेंशन भी कर रही हूँ, आप भी मेंशन करिए कॉपी के अंदर। ये देखिए, ये देखिए, इसको कहते हैं सेल वॉल। इसका मतलब मैम ये वाली प्लांट सेल है, ये वाली प्लांट सेल है। आंसर है यस, ये आपकी प्लांट सेल है। क्यों है? यू हैव द रीजन, यू हैव द रीजन, यू हैव द रीजन हियर। बोलिए, ठीक है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी बेटा एनिमल सेल है। ये क्या है बेटा? एनिमल सेल है। ये क्या है बेटा? एनिमल सेल है, एनिमल सेल है। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे सेल वॉल के बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम इस लेक्चर को समराइज करके एंड कर देंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या क्या कवर करने नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हैं जो आपके लेवल की नहीं थी बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं अब आगे का जो आपको हाइपरटोनिक मुझे सॉल्यूशंस पढ़ाने हैं, डिफ्यूजन पढ़ाना है, एक्टिव पढ़ाना है, या जो भी पढ़ाना है इसके बाद वाले हम लेक्चर में लेकर आएंगे। तो टुडे हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, बट पहले उससे पहले ये स्लाइड ज़रूर होके रहने वाली है। तो सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरीके का नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। देखो, मुझे सबसे पहले आप ये चीज़ बताओ, अगर कभी भी आपने प्लांट को देखा हो, प्लांट की स्टेम को जरा ध्यान से देखना, कि उसको देखना, प्लांट की स्टेम को देखना, वहाँ से कैसी होती है? वुडन सी होती है। क्यों वुडन? तो ऑब्वियसली लकड़ी से कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा ना, तो वो तो वुडन होगी ही। बट वो आपको कैसी मिलेगी? आपको बहुत ज़्यादा कैसी नहीं मिलेगी, उसके अंदर किसी तरीके का प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब नॉन लिविंग होते हैं और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म किस साइंटिस्ट ने बताया था? प्रोटोप्लाज्म किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? कोई याद कर पा रहा है क्या? कोई याद कर पा रहा है क्या? यस, वेरी गुड। ठीक है, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर परकिंजे। इसीलिए आपको मैंने ये उस दिन जब मैंने ये क्लास ली थी तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास हुआ करती थी। ठीक है ना? ना विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ, कि आपको मुझे बताना है कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स और वायरसेस में किस किस के अंदर सेल वॉल होती है, किस किस के अंदर नहीं होती है, किस किस के अंदर सेल वॉल होती है और किस किस के अंदर नहीं होती है। प्लांट के अंदर सेल वॉल, प्लांट के अंदर सेल वॉल, सेल वॉल डेफिनेटली होती है। बैक्टीरिया के अंदर, यस बेटा, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात समझ में आपको आई। थर्ड है आपके पास फंजाई, फंजाई के अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। एनिमल्स के अंदर किसी भी तरीके की, एनिमल्स के अंदर किसी भी तरीके की सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, और वायरसेस के अंदर भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। नोट करते हुए चलेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि अगर होती है तो किससे मिलकर बनी होती है, अगर मैम होती है तो किससे मिलकर बनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। एग्जैक्टली जो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो मिलकर बनी होती है बेटा सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। और अगर बैक्टीरिया के अंदर बात करें, अगर बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो वो मिलकर बनी होती है पैप्टिडो, पैप्टिडो ग्लाइकन, पैप्टिडो ग्लाइकन। ये भी एक तरीके की शुगर है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं बेसिकली, बट इन सभी के फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसीलिए इन दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। फंजाई के बारे में बात करेंगे तो ये बनी होती है काइटिन से। इसकी शुगर का नाम क्या है बेटा? काइटिन है। ठीक है, इसकी सेल वॉल का नेम बेसिकली आपको काइटिन है। एनिमल के अंदर तो होती नहीं है और वायरसेस के अंदर भी नहीं होती है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जहाँ मेंशन करूँ उसको रट लेना, इस बार उसको रट लेना। क्या कि मैम प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। बताइए, बताइए,
बताइए, बताइए जो मैंने आपको अब तक समझाया वो आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर फिर भी आपके मन में डाउट रह जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम दिस इज़ माय डाउट, आप इसको प्लीज़ सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है, हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसके अंदर लगने दीजिए जितने लेक्चर लगने वाले हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ाई का है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। सभी लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सभी लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। बस अब मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कि मैम मुझे आया, या किसी कोई डाउट आया तो मैं सभी के डाउट को क्लियरली मेंशन कर सकूं, समझ सकूं। ठीक है, सो फॉर टुडे गाइस, हमें यहीं पर लेक्चर आप एंड करना पड़ेगा और दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर, जिसके अंदर नया जोश होगा, कुछ नए टॉपिक्स होंगे। चैप्टर यही रहने वाला है, चैप्टर तो अभी नहीं बदलने वाला। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन।